हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे हम अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपके ऑप्शंस थे ए जयपुर, बी गांधीनगर, सी लखनऊ या फिर डी नई दिल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी। तो आज यानी 12 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में खान मंत्रालय द्वारा छठा नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स आयोजित किया गया, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। 2016 में खान मंत्रालय द्वारा इस कॉन्क्लेव की अवधारणा पेश की गई थी। इसका मकसद केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, उद्योग और उद्योग संघों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी अकबर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। ये लगभग 6.5 मीटर ऊंचा हाथ से तैयार किया गया राष्ट्रीय प्रतीक है और उच्च शुद्धता वाले कांसे से बना है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जिसे सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। सारनाथ स्तंभ में 4 शेर हैं और शेरों के नीचे धर्मचक्र और 4 पशु यानी घोड़ा, शेर, हाथी और सांड अंकित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुरकंडा देवी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर और कद्दू खाल के बीच रोपवे सेवा में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते सुरकंडा देवी मंदिर सुर्खियों में है। सुरकंडा देवी मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर देवी सती को समर्पित है। ये मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये अपनी स्थापत्य सुंदरता और अपने स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ये लगभग 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एक शब्द विक्टोरिया बोलिवियाना चर्चा में था। ये किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए यूनाइटेड किंगडम का एक विमानवाहक पोत, बी वाटर लिली की एक प्रजाति, सी ऑस्ट्रेलिया में हॉर्नेट की एक प्रजाति या फिर डी अटलांटिक महासागर में एक जर्मन द्वीप। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में लंदन में रॉयल बोटेनिकल गार्डन के वैज्ञानिकों द्वारा विशाल वाटर लिली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम विक्टोरिया बोलिवियाना है। ये आमतौर पर उत्तर पूर्वी बोलिविया में मीठे पानी की नदियों, बाढ़ के मैदानों और तालाबों में उगता है। इसके पत्ते 10 फीट तक चौड़े हो सकते हैं। इस पौधे का नाम दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के नाम पर रखा गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इससे पहले इसे गलती से विक्टोरिया अमेजोनिका के रूप में पहचाना गया था। आपको बता दें कि अब तक विशाल वाटर लिली की केवल 2 प्रजातियों के बारे में ही जानकारी थी। नई प्रजाति मिलकर अब ये 3 हो गई हैं, यानी विक्टोरिया अमेजोनिका, विक्टोरिया क्रूजियाना और विक्टोरिया बोलिवियाना। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण यानी ICSE पहल से संबंधित है? यूनेस्को, इंटरपोल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या फिर G20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंटरपोल। दरअसल हाल ही में भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी CBI इंटरपोल की ICSE पहल में शामिल हो गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इससे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ऑनलाइन बाल यौन शोषण का पता लगाने के लिए अन्य देशों में जांचकर्ताओं के साथ सहयोग में मदद मिलेगी। भारत इस डेटाबेस और सॉफ्टवेयर तक पहुंच रखने वाला 68वां देश है। इंटरपोल की बात करें तो 195 सदस्य देशों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। प्रत्येक सदस्य देश एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो की मेजबानी करता है, जो अपने राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को इससे जोड़ता है। भारत में CBI इसके लिए नोडल एजेंसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेजड़ी वृक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये मणिपुर का राजकीय वृक्ष है और 2,
इसके फल का उपयोग लोकप्रिय व्यंजन सांगरी बनाने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में जोधपुर में प्रस्तावित 8 सौर ऊर्जा संयंत्रों के कारण बिश्नोई कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा टकराव देखने को मिला। बिश्नोई कार्यकर्ताओं ने खेजड़ी के पेड़ों की कटाई का कड़ा विरोध किया है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, इसलिए कथन एक गलत है। शुष्क मौसम में जीवित रहने की क्षमता के कारण ये थार क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग विभिन्न तरीकों जैसे चारे और जलाऊ लकड़ी के स्रोत के रूप में किया जाता है। ये मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने और रेगिस्तानी फसलों की अच्छी उपज सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसके फल का उपयोग लोकप्रिय व्यंजन सांगरी बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 अंडर वाटर गैस पाइपलाइन किस देश के लिए रूस से गैस का मुख्य स्रोत है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, या फिर डी डेनमार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाल ही में नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो रूस से जर्मनी में गैस का मुख्य स्रोत है, पाइपलाइन को रखरखाव कार्य के लिए 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 1224 किलोमीटर की एक अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है। ये बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस के लेनिनग्राद में वायबोर्ग से जर्मनी के ग्रिफ्सवाल्ड के पास लुब्मिन तक पहुंचती है। जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, प्रमुख रूप से रूसी गैस पर निर्भर है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो रूस के लेनिनग्राद में उस्तलुगा से होकर जर्मनी के लुब्मिन तक पहुंचती है। ये सितंबर 2021 में पूरी हुई और इसमें प्रतिवर्ष 55 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस को ले जाने की क्षमता है। रूस द्वारा नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को इस साल फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में निलंबित कर दिया गया था। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 1 का उपयोग जारी है, जिससे गैस के प्रवाह को जून के मध्य में रूस द्वारा लगभग 60% तक कम कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरफेसी एक्ट 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे वित्तीय संस्थानों को लोन डिफॉल्टर्स से बचाने के लिए लाया गया था। कथन 2, यह कानून ऋणदाता के पास गारंटी के रूप में रखी गई सभी चल या अचल संपत्तियों को कवर करता है। और कथन 3, सहकारी बैंक भी सरफेसी एक्ट को लागू कर सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। बैंकों ने अपना बकाया वसूलने के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर जीटीएल के खिलाफ सरफेसी एक्ट लागू किया है। सरफेसी का पूरा नाम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। सरफेसी एक्ट 2002 को वित्तीय संस्थानों को लोन डिफॉल्टर से बचाने के लिए लाया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। यह कानून ऋणदाता के पास गारंटी के रूप में रखी गई सभी चल या अचल परिसंपत्तियों को कवर करता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। बैंक अपने खराब ऋणों की वसूली के लिए इस कानून के तहत ऋण के प्रति गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया वसूलने के लिए उनका प्रबंधन या बिक्री कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2020 के एक फैसले के अनुसार सहकारी बैंक भी सरफेसी एक्ट को लागू कर सकते हैं, इसलिए कथन 3 भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अजोर्स हाई शब्द सुर्खियों में रहा। इसका अर्थ है एक उपोष्ण कटिबंधीय मौसमी घटना, पूर्वी एशिया में एक ज्वालामुखी पर्वत, दक्षिण प्रशांत महासागर में द्वीपों का एक समूह, या फिर यूरोपीय हाईलैंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक उपोष्ण कटिबंधीय मौसमी घटना। दरअसल एक नए अध्ययन के अनुसार एक बहुत बड़े अजोर्स हाई यानी एक उपोष्ण कटिबंधीय मौसम की घटना के परिणाम स्वरूप पश्चिमी भूमध्य सागर में असामान्य रूप से शुष्क स्थिति देखने को मिली। इसमें मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल के कब्जे वाले आइबेरियन प्रायद्वीप शामिल हैं। अजोर्स हाई एक उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब प्रणाली है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। सर्दियों के दौरान इसका विस्तार पूर्वी उपोष्ण कटिबंधीय, उत्तरी अटलांटिक और पश्चिमी यूरोप में देखने को मिलता है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रति चक्रवातीय वायु दशाओं से संबंधित है।
चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा फोर्डो परमाणु संयंत्र किस देश से संबंधित है? ए अमेरिका, बी ईरान, सी चीन या फिर डी पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ईरान। दरअसल ईरान ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने अपने भूमिगत फोर्डो परमाणु संयंत्र में अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर यूरेनियम का 20% तक संवर्धन शुरू किया है। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पिछले महीने रिपोर्ट दी थी कि ईरान के पास 43 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% शुद्धता के साथ संवर्धित है। अब प्रसार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना तो उसके पास एक परमाणु हथियार के लिए पर्याप्त विखंडनीय सामग्री है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। चलिए अब 10वां और अंतिम प्रश्न। मुस्लिम उपसमूहों गोरिया, मोरिया, जुल्हा, देशी और सैयद की पहचान किस राज्य के स्वदेशी मुस्लिम समुदायों के रूप में की गई है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी मणिपुर, सी असम या फिर डी तमिलनाडु। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में असम कैबिनेट ने 5 असमिया मुस्लिम उपसमूहों गोरिया, मोरिया, जुल्हा, देशी और सैयद की पहचान को स्वदेशी असमिया मुस्लिम समुदायों के रूप में मंजूरी दी। ये प्रभावी रूप से उन्हें बंगाली भाषी मुस्लिमों से अलग करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। असमिया मुस्लिमों की बात करें तो असम के मुस्लिम लोग 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित हैं। इनमें से एक वे मुस्लिम हैं जो बंगाली बोलते हैं या जिनकी जड़ें बंगाल से जुड़ी हैं। इन्हें अक्सर मियाँ के रूप में जाना जाता है। जबकि दूसरी श्रेणी में असमिया मुस्लिम शामिल हैं जो अपनी मातृभाषा के रूप में असमिया बोलते हैं और जो असम में अपने पूर्वजों को अहोम साम्राज्य से जुड़ा मानते हैं। ये स्वयं को असमिया हिंदुओं के साथ साथ बड़े असमिया भाषी समुदाय के हिस्से के रूप में देखते हैं। इन समूहों की पहचान स्वदेशी या खिलोंजिया असमिया मुस्लिमों के रूप में की जाती है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। फिट फॉर 55 पैकेज निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? ए आसियान, बी नाटो, सी विश्व आर्थिक मंच या फिर डी यूरोपियन यूनियन। तो हमेशा की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।